नमस्कार शोधार्थियों। YouTube चैनल क्योंकि कहना ज़रूरी है मैं सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में आज अरुणाभ सौरभ के साथ हूँ। अरुणाभ सौरभ चैनपुर सहरसा बिहार में जन्मे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा ननिहाल बघवा गांव जिला सहरसा में हुई। आलमनगर मधेपुरा में, फिर पटना, फिर भागलपुर में और बाद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में BHU से इन्होंने हिंदी साहित्य में MA की उपाधि प्राप्त की। गवई मिजाज, ठसक और उजास को लेकर साहित्य सेवा में अरुणाभ सौरभ लीन हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया में नई दिल्ली B.Ed की इन्होंने। हिंदी की लंबी कविताओं पर समाजशास्त्री अध्ययन, छायावाद से नई कविता तक इस विषय पर तिलका माझी भागलपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने PhD भी की। प्रकाशन की बात करें तो हिंदी की तमाम सभी प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में अरुणाभ सौरभ प्रमुखता से छपते रहे हैं। इनकी कविताएं प्रकाशित होती रही हैं। समीक्षा, आलेख, आलोच की टिप्पणी। कोसी की नई ज़मीन देवेंद्र कुमार देवेश द्वारा संपादित संकलन के अलावा समुंदर में, सूरज में कविताएं इनकी शामिल हैं और हिंदी के साथ साथ मातृभाषा मैथिली में भी समान गति से लेखन कर रहे हैं। शोधार्थियों, मैं प्राय क्लासरूम में पढ़ाते हुए भाषा की लड़ाई में बोलियां कैसे पिछड़ती जा रही हैं, इस पर हमेशा आपसे बातचीत करती रही हूँ, संवाद करती रही हूँ। और बोलियों की मुहिम में बोलियों को बचाने, सुरक्षित, संरक्षित करने और बोलियों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचलन में लाने और प्राकृतिक संसाधनों की तरह उसे बचाने और उससे समृद्ध होने, उससे अपनी आन बान शान पहचानने की मुहिम में मैं शामिल रही हूँ। और शोधार्थियों, आपको भी लगातार मैं इसके लिए उत्साहित करती हूँ, क्योंकि बोलियाँ, चाहे वो भोजपुरी है, अवधी है, ब्रज है, मैथिली है, मगही है, इन सभी बोलियों के लिए समान रूप से मेरे मन में आदर है। चूँकि बोली को बचाने वाला कवि, रचनाकार, साहित्यकार अपनी माता से, अपनी धरती से, अपनी प्रकृति से, अपनी सृष्टि से, संस्कृति से प्रेम करता है और अरुणाभ सौरभ की रचनाएं इस बात की पैरोकार हैं। शोधार्थियों, आज हम उनकी रचनात्मक यात्रा तय करते हुए उनके मिजाज और तेवर को तो समझेंगे ही, बोली, बानगी और गांव जवार, उसमें जो प्रतिध्वनित ध्वनियाँ हैं उनको भी पकड़ने की कोशिश करेंगे। और इस यात्रा में हम लगातार जो टीस, चुभन और अगन, जलन अरुणाभ सौरभ की रचनाओं में जन सरोकार से उठती हुई उनको भी पहचानने की कोशिश करेंगे। निश्चित तौर पर मैथिली साहित्य समृद्ध है साहित्यिक बोली के रूप में और इसमें बहुत कुछ रचा जा रहा है, लेकिन अरुणाभ सौरभ ने इसमें और इजाफा किया है और बहुत सी कविता और कविता संकलन भी उन्होंने मैथिली में प्रकाशित की है। इनकी प्रकाशित कृतियों की बात करें तो एतबेटा नाही मैथिली कविता संग्रह है 2011 में, नवारंभ पटना, और दिन बनने के क्रम में ये हिंदी कविता संग्रह 2014 में भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुई। जैसे अंधेरे में चांद, ये भी मैथिली कवि तारानंद वियोगी की कविताओं का इन्होंने अनुवाद किया है। ये 2013 में आई। युवा द्वादश 3 में निरंजन श्रोत्रिय के संपादन में बोधि प्रकाशन जयपुर से साझा संकलन में इनकी कविताएं भी संकलित रहीं 2015 में। और लंबी कविताओं का वितान आलोचनात्मक पुस्तक है इनका, ये विजया बुक्स दिल्ली 2016 से प्रकाशित है। जैसा कि मैंने बताया शोधार्थियों भी कि अरुणाभ सौरभ अनुवाद भी करते रहे हैं। मैथिली कवि तारानंद वियोगी रामलोचन ठाकुर की कविताओं का हिंदी में इन्होंने अनुवाद किया है, वो प्रकाशित भी है। असमिया कवि विजय शंकर बर्मन की कविताओं का और असमिया कथाकार सौरभ कुमार चालिहा की कविता कहानी का इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। कर्नाटक के वचन साहित्य का अनुवाद और वसव समिति प्रकाशन, ये बेंगलुरु से। इनके संपादन में युवा संवाद नामक मासिक, जो दिल्ली के कविता केंद्रित अंक शोषण के विरुद्ध कविता, इसका ये अतिथि संपादन कर चुके हैं।
मैथिली पत्रिका नवतुरिया का संपादन इन्होंने किया है। हिंदी त्रैमासिक पत्रिका सर्वनाम के संपादक मंडल में रहे हैं सदस्य के रूप में, और कई नाटकों में इन्होंने अभिनय और निर्देशन भी किया है। पुरस्कारों और सम्मान की भी लंबी फहरिस्त है। शोधार्थियों, आपके लिए बता दूं मैं कि ज़िंदगी में कविता सम्मान, मैथिली पुरस्कार और डॉक्टर महेश्वरी सिंह महेश ग्रंथ पुरस्कार, दिन बनने के क्रम में इस कविता संग्रह पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ का नवलेखन पुरस्कार मिल चुका है। देसिल बयाना हैदराबाद द्वारा सम्मानित संस्था समिति से संबद्धता प्रबोध साहित्य सम्मान के रूप में निर्णायक सदस्य के रूप में रहे हैं, और देसिल बयाना हैदराबाद के विशेष आमंत्रित सदस्य भी रहे हैं। सजग कविता संस्कृति कार्यक्रम के समन्वयक रहे हैं। आकाशवाणी, दूरदर्शन, डीडी बिहार, NDTV और कई राष्ट्रीय चैनल पर इनके साक्षात्कार प्रसारित होते रहे हैं। कविता लेखन, साहित्य लेखन में लगातार सक्रिय रहे हैं, और इनका कविता पाठ केवल प्रकाशित नहीं बल्कि प्रसारित भी होता रहा है। दैनिक जागरण हो, प्रभात खबर हो, राष्ट्रीय सहारा, जनसत्ता, हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, इन तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में, अखबारों में इनके साक्षात्कार प्रकाशित होते रहे हैं। साहित्य अकादमी दिल्ली, भारतीय ज्ञानपीठ और विशिष्ट साहित्यिक मंचों पर इन्होंने कविता पाठ किया है। कई कार्यक्रमों में संचालक के रूप में रहे और कई साहित्यिक आयोजनों का कुशल संयोजन संचालन भी किया है। दर्जन से अधिक भारतीय विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में अपना काव्य पाठ कर चुके हैं, व्याख्यान, आलेख पाठ कर चुके हैं। शोधार्थियों, चूँकि इस YouTube चैनल और इस सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला का ये कलेवर है कि हम एक औपचारिक परिचय अपने रचनाकार से आपका कराते हैं। चलिए, मैं इनकी कुछ कविताओं के द्वारा, हम सब इनकी कुछ रचनाओं और कविताओं के द्वारा इनके सहयात्री होते हैं। पहली कविता जो मुझे पसंद आई अरुणाव सौरभ की, चारण काल में कविता। चारण काल आप समझते हैं, आपको पढ़ाया है मैंने, जब दरबारी संस्कृति लगी हो सब तरफ, चारण भाटों का समय हो, यानी प्रशंसकों का यशोगान या महागाथा और इस जो वर्चस्व को ढोती हुई ये दुनिया है, तो इस रसूखदार और पद प्रतिष्ठा और पावर पैसा को पूजने वाले लोग, तो ये चारण भाट, चापलूस किस्म के सब तरफ इर्द गिर्द हमारे मौजूद हैं। चारण काल खत्म नहीं हो रहा, व्यवस्था से, सत्ता से, प्रशासन से और हमारे चतुर्दिक समाज से ये चारण भाटों का समय खत्म नहीं हो रहा, बल्कि चापलूसों की जात जमात बढ़ रही है। और ये टीस, ये चुभन मुझे अरुणाव सौरभ की इस कविता में दिखी और मुझे लगा कि कालजयी कविताओं में इसे शामिल किया ही जाना चाहिए। चारण काल में कविता। चू जाऊंगा टपक कर जर्दालू आम की बूंद सा, टभक जाऊंगा टाभ नींबू सा, खखोर कर फेंक दिया जाऊंगा पपीते के बीज सा, उतार दिया जाऊं लीची के छिलके सा, खूंट लिया जाऊं बथुआ साग सा। महाराज, तुम्हारे द्वार आनंद में भरथरी गाने आ जाऊंगा, मृदंगिया बन जाऊंगा, झाल की तरह बजता रहूंगा तुम्हारे द्वार हरि कीर्तन में, पमरिया नाच नाचूंगा मोड़े की छठी में। महाराज, नौकरी बजा दूंगा द्वारपाल की, या बिछ जाऊंगा गलीचे सा तुम्हारे फर्श पर। महाराज, तमस में हाथी से कुचलवा देना, रही जात से बार देना। महाराज, काली क्रिया, परम क्रिया, देव क्रिया, विसहर क्रिया, चारण न बनूंगा तुम्हारी, चारण न बनूंगा तुम्हारी। ये जो शोषण का अनवरत कुचक्र काल और इसकी जो कुटिल चाल है, इस पूरे रसूख, प्रतिष्ठा और इस वर्चस्व की आसपास पसरी हुई जो दुनिया है, इससे निजात पाने की, भीतर के अपनी इस यथास्थिति को तोड़ने की, इस जड़ता को तोड़ने की जो छटपटाहट अरुणाव सौरभ की इस कविता में मुझे दिखाई देती है, वो निश्चित तौर पर शोधार्थियों प्रशंसनीय है। क्रिया खाते हैं। एक अदना सा आदमी, एक साधारण सा आदमी, सरल सा आदमी, जो हर तरह से सरल है, अपनी बाहरी प्रकृति में भी और भीतरी प्रकृति में भी, वो क्रिया खाता है बात बात में, यानी कसम। और कसम किसकी? क्रिया काली की, ब्रह्म की, ब्रह्मा की, देव की, विसहर की। चारण न बनूंगा, चारण और भाट नहीं बनूंगा तुम्हारी,
ये निषेध या स्वीकार या असंतुष्टि या अतृप्ति, ये प्रतिरोध जो अरुणाभ सौरभ की इस कविता में दिखाई देती है, दरअसल उस आदमी की कर्तव्य निष्ठा, उसकी अपने क्या कह सकते हैं, अपनी ईमानदारी को, अपनी प्रतिबद्धता को ठसक के साथ जीने की ज़रूरी शर्त मौजूद है इस कविता में। दूसरी कविता है आत्मज्ञान। मुझे अरुणाभ सौरभ की वोकैबुलरी बहुत पसंद आती है। वो बहुत नज़दीक है लोक के, अपने गंवई समाज के, जहाँ से हमारे रूट्स हैं, जहाँ से हमारी सांसें हैं, हमारी पहचान है। उस लोक बोली, उस लोक समाज, लोक संस्कृति के करीब है इनकी वोकैबुलरी, और इसीलिए इनकी कविता एकदम अलग तरह, इनके समकालीनों में अलग तरह से चिन्ही जा सकती है। आत्मज्ञान। अपने खून को पानी समझ किसी मांद में दुबक कर खुजलाते रहो कांख। भेड़िए, सांप या भूखे शेर के मानिन किसी जलाशय में, नदी में उतर कर अनंत काल तक जल समाधि में लीन होकर त्याग दो प्राण। हत्या के बाद जमीन पर गिरे खून, मांस और लोथड़े फटे फल के टुकड़े सा महसूस ना है, जिन्हें देखकर आंतरिक तपोबल जागृत होगा। हम अपने कुनबे दड़बे में छिपे लोग, जिनकी कोई मांग नहीं, एक अमर फल लाने निकले हैं, अमर फल लाने निकले हैं। अगम के पार, निगम के पार, सत के पार, असत के पार, लोकतंत्र को वैताल की तरह अपने कांधों पर लाद कर कथा सुन रहे हैं राजा विक्रम की। भयानक चीख का नाम है हमारा समय। अनगिन सवालों से टकराने से पहले अपने बच्चे को जी भरकर चूम लिया जाए। एक विकराल अवसाद से घिरे हुए हम लोग हैं। ये कितना क्रूर काल है, ये कैसा संवेदन शून्य समय है, जिसकी पहचान, जिसकी शिनाख्त अरुणाभ सौरभ करते हैं और कहते हैं कि लोकतंत्र, दरअसल इस तंत्र लोक में लोक है ही नहीं कहीं। ये सत्ता का समाज है, ये शासक का समाज है, ये प्रशासन की बोली है, और सत्ता की बोली और जनता की बोली कभी एक हो नहीं सकती, और बोली के पैरोकार हैं अरुणाभ सौरभ। तो कहते हैं कि पहचान हो तो कैसे, दर्द की, तकलीफ की, यातना की, पीड़ा की पहचान हो तो कैसे हो। भयानक चीख का नाम है हमारा समय। भयानक, जो आतताइयों से सब तरफ घिरी हुई है, जो हमारे सुख, शांति, हमारी सहजता, हमारी सरलता, हमारी आपसी पारस्परिकता, एक दूसरे के प्रति सद्भाव, सहयोग की भावना, एक दूसरे से मिलजुल कर जो साझा संस्कृति थी, साझा हमारा व्यवहार था, साझा हमारा व्यापार था, वो सब आतंकित है इस दौर में। और लगातार बस सवाल सवाल सवाल, और जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि मन की बात करने वाला कोई एक ही है, किसी के मन की बात पूरी नहीं होती। तो इस विपद समय में, इस आपद समय में और कुछ नहीं तो अपनी आने वाली संततियों को, अपने भविष्य को, क्योंकि वर्तमान इतना क्रूर संवेदन शून्य है, तो अपने भविष्य को किसी तरह से सुरक्षित संरक्षित करने के लिए अपने बच्चे को जी भरकर चूम लिया जाए, क्योंकि कल किसने देखा है। यानी जिस संतति को हमने पाल पोस कर बड़ा करना था, जिससे उम्मीदवार होना था, जिसके प्रति हमें बहुत सारी शुभ आकांक्षाएं और मंगल कामनाएं करनी थी, वह सब छोड़ छाड़ कर इस आपद धर्म में, विपद धर्म में, क्योंकि कल किसने देखा। आज अगर इतना आतताई है, इतना क्रूर है, इतना संवेदन शून्य है, तो कल की भूमिका आज पर बन गई है। तो अरुणाभ सौरभ आतंकित हैं और सशंकित भी हैं, और अपने बच्चे को चूम लेने की बात इसलिए कर रहे हैं कि कल और भयावह हो सकता है। तो चेता रहे हैं, एक तरह की चेतावनी की कविता लगती है। जादूगरों के देश में दूर तक पसरा है अकाल और भूखमरी का साम्राज्य, और मिरमिराए मेमने सा किसान इस हरित क्रांति प्रदेश में, इस जहाँ कहते हैं कि हमारा अन्नदाता ही हमारा किसान अन्नदाता है, जहाँ उसकी सबसे भयावह, सबसे अभावग्रस्त वह है, सबसे खराब स्थिति में अगर किसान है या सर्वहारा है, मजदूर है, तो फिर ये कैसी हरित क्रांति और कैसी आज़ादी और कैसा लोकतंत्र।
युद्धभूमि में बजती रणभेरी, तूर्यनाद अहर्निश, वज्र शक्ति का स्वामी अभिमान के नशे में धुत, आतताई सत्ता से और प्रचंड होकर निरंतर फेंक रहा है घोषणाओं का पुलिंदा। मालोमाल हो जाने की उम्मीद में भीड़ जनता की कतार बनकर रेंग रही है। हम कीड़े मकोड़ों सी हो चुके हैं। ये कैसा लोकतंत्र है जहां भीड़ है और हम भीड़ों पर, हमारी छाती पर, हमारी पीठ पर ये सवार है। खलिहान के भूसे, खलिहान से निकलकर हमारे मन, बुद्धि, विवेक पर काबिज भूसा भरा हुआ है हमारे दिमाग में। हमारी सोच कुंठित हो चुकी है, हमारा विवेक जागृत नहीं रहा और अरुणाभ सौरभ उस ओर चिता रहे हैं ताकि आसानी से पकड़ ले आग दिमाग में पड़े भूसे में। सब कुछ जलकर धू जलकर खत्म हो जाए। इधर मायाजाल, इंद्रजाल फेंक कर और मारन मोहन उच्चाटन से हमें वश में कर ले कोई सत्ता का जादूगर, और मिरमिराए मेमने सा किसान बलि के लिए तैयार, आत्मदोहन के लिए, आत्महनन के लिए। ये पूरा का पूरा जो हमारा अन्नदाता है, जो हम एक हरित क्रांति वाले देश हैं और हमारा समूचा प्रदेश जो है, लोग जो है वो गांव में बसता है और गांव के गांव समाप्त हो रहे हैं, हम जड़ों से कट रहे हैं, खेत खलिहान उजड़ रहे हैं, बलि के लिए तैयार या आत्महत्या के लिए जादूगरों के देश में। तो ये जो रोज फरमान जारी होते हैं, ये जो रोज घोषणाएं होती हैं जनहित में जारी, किसका हित, किसने देखा? ये जो सत्ता की बोली है, ये जो सारा तिलस्मी खो है, दरअसल इस तिलस्म में, इस जादू में, इस मोह में हम सब ठगे और छले जा रहे हैं। और अरुणाभ सौरभ की ये कविता चिता रही है। अगली कविता है चाय बागान की औरत। उसे ये तो मालूम है, उसके नाजुक हाथों से तोड़ी गई पत्तियों से जागता है पूरा देश। उठता नहीं है, जागता है, जागृत अवस्था के लिए जागना। तब जबकि हरियाली से भरपूर असम के किसी भी चाय बागान में आलस्य अपने उफान पे होता है और आलसी हवा से मुठभेड़ कर झुंड की झुंड असमिया औरतें निकली जाती है सुबह। पहले पहुंचना चाहती हैं बंगालिन, बिहारिन और बांग्लादेशी औरतों के कि असम के हर कामकाज में बाहरी लोगों ने आकर कब्जा जमा लिया है। मोह की खाबो, भूख से ज्यादा चिंता उसे भतार के देशी दारू, माछ भात की है, जिसकी नहीं होने पर गालियां और लात घूसे उसे इनाम में मिलेंगे। पर वो कहती है मुर लोरा सुआली होत स्कूलो लोए जा बोलागे, पर कमा कर लाती है वो, और घर और मर्द साला तो बैठ कर खाता है अनवरत, पत्तियां तोड़ती रहती है वो चाय की। उसे ये नहीं मालूम कि चाय का पैकेट बनकर कैसे टाटा, बिरला और देशी विदेशी के लगते हैं मुहर। उसे कितना प्यार मिला है ये तो कोई नहीं बता सकता। कितनी रातें वो उसने भूख से काटी होंगी, कितनी अंगड़ाइयों में, इसका हिसाब किताब उसका मर्द भी नहीं जानता। चाय बागान ही है उसका सब कुछ, उसमें पत्तियां तोड़ना उसकी दिनचर्या। असम की चाय से जागता है देश, उसकी पत्तियों को तैयार करना देश के संविधान लिखने जैसा है। तब उसकी चाय को राष्ट्रीय पेय बनाया जा रहा है और चाय बागान में उसकी तरह की सारी औरतें अपने सारे दुख बिसराकर मशगूल अपने कामों में मधुर कंठ से गा लेती हैं कोई असमिया प्रेम गीत, जिस प्रेम गीत पर हमेशा वज्रपात हुआ दिल्ली से। फिर भी गाती ही रहती हैं पत्तियां तोड़ते वक्त। उसे हरियाली बचाने की पूरी तमीज़ है। उसे रंगाली बिहू आते ही अंग अंग में थिरकन होती है। उसे मेखला पहन घूमने की बड़ी इच्छा होती है। उसे अपने असम से बहुत प्यार है। जब हम खंड खंड हो रहे होते हैं, जब हमारी राष्ट्रीय अस्मिता, हमारी जातीय अस्मिता, हमारा संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मना से जानताम आहत हो रहा होता है, खंडित हो रहा होता है, जब हमारी एकजुटता, हमारी सहभागिता खत्म हो रही होती है और ये साजिश, ये कुटिल चाल, ये क्रूर चाल, ये सत्ता की चाल होती है जो हमें अलग आती है। बंगाल, असम, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये जो खंड खंड कर हमारी अस्मिताओं को, हमारी जातीयता को, हमारे इस लोक समाज और लोक संस्कृति को आहत किया जा रहा है। अरुणाभ सौरभ उस ओर भी चिंतित है
और ये जो कामगार स्त्रियां हैं, ये जो श्रमशील स्त्रियां हैं, ये आलसी और अकर्मण्य अपने पतियों को पाल पोस कर उनकी कुंठा को शांत करती हैं, उनके पौरुष को संभाले सहेजे रहती हैं और उनकी लात घूसे खा करके भी अपने लोकगीतों में रमी रहती हैं, अपने रस राग रंग को बचाए रखती हैं, अपनी बोली बानी को बचाए रखती हैं, अपने कंठ को और अपनी समरसता को संजोए रखती हैं। बेहतरीन कविता। और अब आखिरी कविता, उस वसंत के नाम। वो वसंत की सरसराहट मुझे याद है जिसमें कोयली कूक की तरह कोयल की चोंच से खून टपका था, आम मंजर की धरती पर गिरने से विस्फोट हुआ था, सरसों की टुस्सियों से बारूद बरसता था और हवा में हर जगह लाशों की सड़ने की गंध थी। झरने से रक्त की टघार और शाम शाम काली रोशनाई में लिपटी एक किताबी शाम थी। रातों की दहशत गर्दी और सन्नाटे, कुत्तों की कुहू कुहू से टूटते थे। एकाएक सारे कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगते थे, एक एक कर चीथड़े कर रहे थे इंसानी मांस के लोथड़े, कहीं हाथ, कहीं पैर, कहीं आंख, कहीं नाक और हर जगह खून 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 खून, पानी की जगह खून। एक वसंत के रचने, बसने, बनने, गढ़ने, बुनने, धुनने की किताबी प्रक्रिया से दूर। ये हिसाबी किताबी दुनिया एयर कंडीशन कमरों में बैठकर आतंक पर, विपदा पर, आपदा पर, दुख पर, आतताई शक्तियों की क्रूर हिंसा पर लिख रही होती है। वसंत की नाम की इस तरह की कविता, उस वसंत के नाम, शीर्षक पढ़ते हैं तो आप गुमराह होने का डर है कि कहीं बसंत की बात हो रही है। नहीं, बस अंत की बात हो रही है। ये अंत की ओर का इशारा है कि बस अब अंत हुआ जा रहा है। समूची सृष्टि का, मानवीयता का, प्रकृति का, हमारी सभ्यता का, हमारी संस्कृति का, हमारे समाज का, लोकलाज का, सबका बस अंत हुआ जा रहा है। ये कविता मुझे बहुत मानीखेज लगी और शोधार्थियों, आप इसे नोटिस में लें कि इस कविता में आप देख रहे हैं सब तरफ इर्द गिर्द पूरे परिवेश में खून पसरा है, क्रूरता, हिंसा, विद्वेष, ईर्ष्या, एक दूसरे से सांप्रदायिक उन्माद, एक दूसरे से गुत्थम गुत्थी, एक दूसरे के प्रति जो दुश्मनी है, शत्रुता है और एक दूसरे को खंडित करने की, चोट पहुंचाने की पूरी कविता में। लेकिन और अरुणाव सौरभ उसे छीन लेते हैं और चिन्हित करते हैं और एक कालजयी रचनाकार, एक सच्चा रचनाकार अपना धर्म इस तरह निभाता है कि आने वाली संततियों के लिए, आने वाले अपने सहृदय समाज के लिए, अपने पाठक के लिए दस्तावेज तैयार करता है। अरुणाव सौरभ की कविता इस मायने में सच्ची कविता है। बहुत शुक्रिया।